आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे हम सबके सामने आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, लेकिन उनकी जीत के बाद में जब दुनिया के अलग अलग देशों के प्रमुख बधाई संदेश दे रहे हैं तो कुछ देशों में खलबली भी पैदा हो गई है और कुछ देशों के जो प्रमुख हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं? बांग्लादेश की घटना का जिक्र करना होगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो अभी वहां पर सत्ता संभाल रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी कहे जाते हैं। और क्यों इस बीच शेख हसीना खुश हो गई हैं और क्यों अब आसार जताए जा रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश में तख्ता पलट कर देंगे? क्योंकि बांग्लादेश में जो अभी अगस्त में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके पीछे माना यह जा रहा था कि अमेरिका जैसी शक्ति का भी हाथ है, जो बाइडेन का सपोर्ट मोहम्मद यूनुस को है। तो अब शेख हसीना का खुश होना लाजमी सी बात है कि उन्हें अब उम्मीद जत रही है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन होगा और शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में बतौर प्रमुख हो जाएगी। इन सभी के बीच में कुछ बड़ी खबरें हैं, बड़े अपडेट्स हैं, क्योंकि हिंदुओं पर हो रहे हमले बांग्लादेश में थम नहीं रहे, इसीलिए ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो बड़ी खबर से ही शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर पुलिस की बर्बरता सामने आई है और ये बर्बरता ऐसी फिर कि जो पीड़ित था उसी के खिलाफ केस दर्ज हो गया और उन्हीं के साथ मारपीट हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता की खबर। चटगांव में हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक हुआ है। बांग्लादेशी सेना के जवानों ने हिंदुओं पर यहां हमला कर दिया। चटगांव में हिंदुओं को घरों से घसीट कर पीटा गया और सैकड़ों ऐसे हैं जिन पर केस दर्ज हो गया है, वो भी बेबुनियाद। सुरक्षा बलों ने हिंदुओं पर यह हमला किया। इसके बाद से माना जा रहा है कि क्या हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार कभी बांग्लादेश में खत्म हो भी पाएंगे? चटगांव में हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक हुआ है, जबकि यहाँ दूसरा पक्ष यहाँ आरोपी था, लेकिन उल्टा जो पीड़ित पक्ष था उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई और उन्हें ढूंढ कर घसीट कर मारा भी गया। यहाँ चाहे सुरक्षा बल हो या पुलिस हो, क्योंकि जब ये घटना घटी, जब ये घटना बढ़ी, यहाँ हिंसा हुई, तब पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पीड़ित पक्ष को ही घसीट कर मारा गया। जबकि जो आरोपी थे, जो हिंसा फैलाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं। एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, बांग्लादेश में हालात किस कदर हैं उसको लेकर अपडेट आपको दे दें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार अभी भी रुक नहीं रहे और हिंदू पूरी तरह से सेफ अभी भी वहां पर नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ है, इसको लेकर भारत है फिक्रमंद, होना भी चाहिए। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री और बाकी नेता भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। चटगांव में हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया गया। हमलों के मामले में बांग्लादेश सरकार कार्रवाई करे, ये उम्मीद भी जताई गई है। यूनुस सरकार को हिंसा पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही साथ बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो रुकने की बजाय और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद में जब टकराव की स्थिति दो समुदायों के बीच में देखी गई, हिंदुओं पर हमला, हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना, हिंदुओं के घरों को आग लगा दिया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ कर दिया गया, ऐसे में माना यह जा रहा था कि शायद वक्त बीतेगा तो हालात सुधरेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बांग्लादेश जहाँ पर हिंदुओं पर अटैक आज भी जारी हैं और हालात कहीं से कहीं तक सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। हिंदुओं के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। चटगांव में हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें दी गई। हमलों के मामले में बांग्लादेश सरकार कार्रवाई करे, ये भारत ने सीधे तौर पर अपना स्टैंड साफ किया है और इससे पहले भी नाराजगी जताते हुए सीधे मोहम्मद यूनुस से ये कहा गया था कि हिंदुओं पर हो रहे हमले को आप ध्यान में रखिए और इस तरफ एक्शन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस चुने गए थे राष्ट्र प्रमुख के तौर पर, तब उन्हें बधाई भी दी थी और हिंदुओं पर हमले की चिंता भी जताई थी। यानी कि एक मैसेज में उन्होंने दो संदेश देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ अभी भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इन सभी के साथ एक और अपडेट आप जान लीजिए जो आपके लिए जानना जरूरी है, और वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, जमाते इस्लामी का आपत्तिजनक पोस्ट एक सामने आया, इसी को लेकर यह बवाल बहुत ज्यादा बढ़ा। जमाते इस्लामी ने आपत्तिजनक पोस्ट हिंदुओं को लेकर किया, इसमें हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। जाहिर सी बात है कि हिंदू इससे नाराज हो गए। जमाते इस्लामी का सदस्य उस्मान था जिसने कि ये पोस्ट लिखी थी और ये भड़काऊ पोस्ट थी। हिंदू नाराज हो गए और इकट्ठा होकर जब उस परिसर के बाहर इकट्ठा हुए, पोस्ट बढ़कर हिंदू आबादी का खून खौला, जो कि लाजमी सी बात है कि खौलता। सैकड़ों हिंदू उस्मान की दुकान के बाहर जाकर जमा हो गए। वहीं पर यह टकराव की स्थिति हुई और फिर ये घटना हिंसक होती चली गई। जवाब में जमाते इस्लामी के लोगों ने उन सभी हिंदुओं पर हमला कर दिया जो कि वहां दुकान के बाहर, उस्मान की दुकान के बाहर इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शन के लिए जो जमा हिंदू थे उन्हें न सिर्फ रोका गया बल्कि जमकर पीटा गया। मौके पर जो सेना और पुलिस के जवान आए थे, उल्टा हिंदू प्रदर्शनकारियों को पीटा।
बजाय कि उस्मान और उसकी तरफ के लोगों के खिलाफ एक्शन करते। सेना और पुलिस ने जमात इस्लामी का पक्ष लिया, जो कि सरासर गलत था। और इस घटना के बाद एक बार फिर से साफ हो गया कि हिंदू टारगेट पर हैं। सेना ने हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठी डंडे बरसाए, उन्हें घरों से घसीट घसीट कर पीटा गया। प्रदर्शन के दौरान जमा हुए 582 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। यानी उल्टा जो पीड़ित पक्ष है उनके लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ। और अब मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और टारगेटेड हमले अभी भी रुक नहीं रहे हैं। यानी कि यहाँ जो पीड़ित पक्ष है उल्टा उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। और जो आरोपी पक्ष था वो बिल्कुल आजादी से घूम रहा है, यानी कि उस्मान और उसके साथी। जबकि उस्मान ने भड़काऊ पोस्ट किया था और उस्मान यानी कि जमाते इस्लाम की तरफ से जो लोग थे उन्हीं की तरफ से हिंदू प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया। लेकिन ये घटना रुक नहीं रही, थम नहीं रही। इसको लेकर आगे हो क्या सकता है, ये चर्चा आज इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में साफ हो गया, राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से। और डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने दिवाली के आसपास भी जो पोस्ट किया था उसमें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जाहिर की थी। और इसीलिए आज ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के जीत जाने के बाद में बांग्लादेश में हालात सुधरेंगे, क्या हिंदुओं पर हो रहे हमले रुक जाएंगे। इन सब के बीच मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय मेरे साथ में हैं, बीजेपी के नेता हैं। विजय कौशिक मेरे साथ में कांग्रेस के लीडर हैं। निपुण आलम बयान मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर एच.एस. रावत है मेरे साथ में, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। मोहम्मद याहिया मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ में हैं और फाजिल अहमद मुस्लिम धर्मगुरु अभी थोड़ी देर बाद मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, जब मोहम्मद यूनुस को चुना गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया था, बधाई के साथ साथ हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन हालात सुधरे नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद उम्मीद बड़ी लग रही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वो हालात अब बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। अभी हाल ही में फिर से घटना हो गई, 500 से ज्यादा हिंदुओं को टारगेट भी किया गया, एफआईआर भी उल्टा पीड़ित पक्ष पर दर्ज कर दी गई। जी देखिए रचना जी, मैं आपको बताऊं, हर जगह हिंदुस्तान में जहां मुस्लिम धर्म की, इस्लाम धर्म के लोगों की आबादी ज्यादा है, वहां जो हिंदू कम है उन पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई विपक्षी दल बोलने वाला नहीं है। जो मोमबत्ती गैंग है, लिबरल गैंग है, ये कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन हाँ, ये बात कहते हैं बटेंगे कटेंगे। कौन कह रहा है कि बांटने काम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। अरे भाई, पूरी दुनिया को दिख रहा है किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं सरेआम, तब किसी की आवाज नहीं निकलती। पूरे विश्व में 300 से ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और हमारे भारतवर्ष में उसमें से 7 धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी। लेकिन उसमें केवल एक ही धर्म ऐसा है जो केवल अशांति चाहता है। वो नहीं चाहता कि शांति हो, भाईचारा हो। लेकिन हाँ, पीठ पीछे जरूर बात करते हैं भाईचारे की, लेकिन सामने कोई भाईचारा नहीं आता। जहां इनकी आबादी ज्यादा होती है वहां ये शांति फैलाने का काम करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। एक तरफ यही लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है, हिंदुओं को मारने की बात आती है, तब ना तो इन्हें संविधान याद आता है, ना इन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। ये साफ हो गया है। आप देखिए पीछे अभी कुछ दिन पहले कनाडा में किस तरह से मंदिर तोड़ा गया कुछ लोगों के द्वारा। बांग्लादेश में देखिए दोबारा हिंदू को मारा गया। पहले देखिए हिंदू को उल्टा लटकाया गया। किसी भी तरह का कोई भी मोमबत्ती गैंग, लिबरल गैंग, विपक्षी दल का नेता कोई भी बाहर निकल कर नहीं आया। किसी को लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया, संविधान खतरे में नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, यदि ऐसी ही घटना विशेष धर्म के साथ हो जाती, इस्लाम धर्म के किसी व्यक्ति के साथ होती, तो यही सब लोग बाहर निकल आते और कहते कि संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण आपने बात सीधे है सीधे जो मुस्लिम समुदाय है उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ आपने पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया। तो मुस्लिम धर्मगुरु का मैं यहाँ रुक करूं, उससे पहले विजय कौशिक जी रिएक्ट करना चाहेंगे आप कुछ? क्या सिर्फ कहा जाता है सांप्रदायिक सौहार्द की बात, लेकिन बांटने का काम कौन कर रहा है? विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी बोलेंगे। भाजपा प्रवक्ता ने आपके चैनल पर कहा कि मोहम्मद का गैंग गिरोह, यानी कि मोहम्मद सरगना, मोहम्मद की बात नहीं की मैंने मोहम्मद की गैंग कही। विजय कौशिक जी, मोहम्मद की विजय कौशिक जी बात नहीं लिया है। डॉक्टर अवधेश रुक जाइए, अवधेश उपाध्याय जी रुक जाइए, विजय कौशिक जी बोल लें तब आप रिएक्ट कीजिएगा। जो गैंग होती है, जो गिरोह होती है, वो
गुंडे बदमाशों की, अपराधियों की, डकैतों की, चोरों की होती है। कभी सज्जन आदमियों के लिए आपने सुना है कि सज्जन लोगों का गिरोह कभी सुना है धरती पर? आपने नहीं सुना होगा। तो अरे इन्होंने हिंदू खैर समाज सज्जन मोहम्मद निकाय को भैया गैंग का कौशिक सरगना जी, कह दिया। इसलिए तो बेचारे पे अत्याचार अब होता है। दूसरी बात सुन लीजिए, अब दूसरी बात सुन लीजिए कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार जो दुश्मन देशों के घर अंदर घुसकर हमला करने का दावा करती है, वो वहां के हिंदुओं को न्याय क्यों नहीं दिला पा रही? जब हम डंके की चोट पर शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दे सकते हैं, वहां की जो मुख्य नेता रही है उनको शरण दे सकते हैं, तो हम क्या वहां के हिंदुओं को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते? लेकिन यही भाजपा का दोगला चेहरा है। बॉर्डर पर आदेश दे दिए गए, कोई हिंदू भारत की सीमा में ना घुस पाए, और दूसरी तरफ उनके मुद्दे के लेकर कोई मजबूत कदम भारत सरकार ने नहीं उठाया। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि भारत के अंदर जो बांग्लादेशी मुसलमान है वो कितनी तादाद में है, और अगर वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो यहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमानों को क्यों शरण दे रखी है? निकालिए उनको बाहर भाई। आप अगर हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। विजय कौशिक जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र चूंकि चल रहा है और हंगामेदार खूब ये सत्र चल रहा है, वहीं से तस्वीरें कुछ सामने आ रही हैं, तो तस्वीरें एक बार फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा की दर्शकों को दिखा दें। लगातार यहाँ धक्का मुक्की, मार पिटाई, ऐसी कई तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र में हमने देखी है। उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं ये जानबूझकर सत्र का समय बर्बाद करने की साजिश है। बीजेपी को इसके लिए सीधे तौर पर वो जिम्मेदार बता रहे हैं। नौबत यहां तक ही आ गई थी कि पक्ष विपक्ष के विधायक एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े थे। मारपीट तक की तस्वीरें सामने आई थी जो बड़ी शर्मनाक थी, और आज एक बार फिर से बवाल हो रहा है। हमारी क़यादत ने इसको रिजेक्ट किया। जब भी दुनिया में कोई कानून बनता है किसी माशरे के अंदर, तो सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि इस कानून का कोई इखलाकी जवाब है कि नहीं है। जब भी आईन में कोई तरमीम की जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि इस आईनी तरमीम का कोई इखलाकी जवाब है कि नहीं है। जब किसी चीज का इखलाकी जवाब नहीं होता उसका सियासी जवाब भी नहीं होता, और जब तक किसी चीज का इखलाकी जवाब कायम रहता है उसका सियासी जवाब और उसका आईनी जवाब कायम रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर जो फैसला दिया है उसका आईनी जवाब या कानूनी जवाब उन्होंने जो भी दिया हो उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन पहली बात यह है कि जब हमारा इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ उसकी बुनियाद इखलाकियात पर थी, न कानून पर थी न सियासत पर थी। हमारे साथ जो मुआहदे हुए थे उनकी एक इखलाकी जवाबियत थी, और हमारे साथ मुआहदे खत्म करने के लिए जो शराइत थे या उसको जारी रखने के लिए जो शराइत थी, उसकी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये फैसला करेगी कि हमारे हिंदुस्तान के साथ क्या रिश्ते होंगे। और इसी वजह से 370 को हिंदुस्तान के आईन में रखा गया। इसी वजह से हिंदुस्तान की उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक जवाबियत फराहम की कि आगे चल के आप जो फैसला करेंगे उसी की बुनियाद पर आपका और हमारा ताल्लुक उसको कोई सियासी जवाब मिलेगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक अहम नुकता इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं और आपकी नोटिस में लाता हूं कि मेहरबानी करके इस पर गौर करें। आर्टिकल 376 जो हिंदुस्तान के आईन का आर्टिकल है उसमें एक तरमीम की गई, और वो तरमीम ये थी कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अब असेंबली समझा जाएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है ऑनरेबल स्पीकर साहब। मुल्क के पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को आर्टिकल 367 में एक अमेंडमेंट लाई है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस किया गया जम्मू कश्मीर असेंबली से। कल जो हमने करारदाद जहां पास की है उसका जवाब वही अमेंडमेंट फराहम करती है। आज जो ये असेंबली इस वक्त जहां बैठी है इसको आर्टिकल 367 के उस अमेंडमेंट का जवाब है कि आज जो हम फैसला करते हैं, जिस तरह
साहब कल कह रहे थे कि ये बाइंडिंग नहीं है, जबरदस्त खतरनाक गेम खेल रहे हैं वो। उनको सियासत करनी है तो इस हाउस से बाहर करें, इस हाउस से बाहर करें। आपने जब एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, मुझे ये बताएं, क्या उस एजेंडा ऑफ अलायंस पर बीजेपी ने दस्तखत किया था? क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कभी माना था कि हमने एजेंडा ऑफ अलायंस किया? आपने एजेंडा ऑफ अलायंस किया, आपकी तरफ से वो एजेंडा ऑफ अलायंस था, बीजेपी ने कभी इसको कबूल नहीं किया। तब भी आपने उनके साथ हुकूमत बनाई और चलाई। हमने कभी सवाल ये नहीं उठाया कि एजेंडा ऑफ अलायंस की इखलाकी और सियासी हैसियत क्या है, जबकि वो साइन ही नहीं हुआ था। हम यहाँ जब बात खड़ा हुए हैं तो हम ये कहते हैं कि इस असेंबली ने जो कल रेजोल्यूशन पास किया है, अनुच्छेद 370 को लेकर आज भी इसी तरह का हंगामा विधानसभा सत्र में जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह, हाथापाई की तस्वीरें, मारपीट की तस्वीरें आज भी सामने आई हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आशिक, आज भी मारपीट तक की नौबत आ गई, बड़ी शर्मनाक की तस्वीरें हैं, अभी क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से 3 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, अपोजिशन लीडर्स खास तौर पर इस पर विरोध जता रहे हैं। जब से 370 पर रेजोल्यूशन की बात हुई और ये रेजोल्यूशन जो है एक्सेप्ट भी किया गया स्पीकर की तरफ से, और इस भी जो है लगातार 3 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और बीजेपी के लीडर्स की तरफ से मांग ये की जा रही है कि रेजोल्यूशन को जो है रद्द किया जाए। हालांकि अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो रेजोल्यूशन लाया गया है उसमें खाली स्पेशल स्टेटस का जिक्र किया गया है और स्पेशल स्टेटस पर बात हो रही है। स्पेशल स्टेटस में 370 का जिक्र कहीं नहीं है। लेकिन अगर हम पीडीपी के रेजोल्यूशन की बात करें जिसका समर्थन इंजीनियर रशीद के भाई एमएलए लंगेश खुर्शीद करते हुए कल भी नजर आए और उन्होंने किस तरह से असेंबली के वेल में जाकर एक बैनर लाया और उस बैनर पर साफ तौर पर लिखा गया था कि 370 को रेस्टोर होना चाहिए। और उसके बाद से ही जो ये हंगामा शुरू हुआ और आज भी जब दिन की शुरुआत हुई, आज जब शुरुआत हुई तो बीजेपी के लीडर्स ने एक बार फिर से जो है इस पर मुखालफत की और लगातार इस समय भी प्रोटेस्ट चल रहा है। जी, आपने कहा कि आर्टिकल 370 लगातार टकराव की वजह बना हुआ है और आज भी वो हंगामा मारपीट तक पहुंच गया। आशिक मीर, टोटल कितने दिन का ये सत्र है? देखिए, ये 5 दिनों का सत्र है लेकिन इसमें 3 दिन जो है फिलहाल 3 दिन हम लगातार प्रोटेस्ट ही देख रहे थे और आज जो है आखिरी दिन है इसका। और आज के दिन भी लोगों को उम्मीदें थी कि इश्यूज उठाए जाएंगे, जो बेसिक इश्यूज थे जिन पर लोगों ने जो है वोट दिए थे, लेकिन वो इश्यूज पर जो है कभी डिस्कस ही नहीं हुआ इन दिनों में। लेकिन आज लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन जब से ये हंगामा शुरू हुआ है बीते 3 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हालांकि प्रोटेस्ट ही नहीं बल्कि हाथापाई भी हुई और इस हाथापाई में कई सारे विधायक जो है जख्मी भी हुए हैं। और कल जिस हिसाब से विजुअल्स आ रहे थे इसी तरह का विजुअल जो है इस समय भी विधानसभा में चल रहा है, यानी असेंबली में इस समय भी हंगामा हो रहा है। और अब जो है स्पीकर मजबूरन जो है इस को एडजर्न करने की जो है बार बार ये हो रहा है, एडजर्न करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि लगातार ये प्रोटेस्ट जो है कल से देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल जिस हिसाब से लोग परेशान हैं, लोगों की काफी उम्मीदें थी इन विधायकों के साथ और लोग ये मांग करते थे कि उनके इश्यूज जो डे टू डे लाइफ में इश्यूज होते हैं उनको लेकर बात होगी। लेकिन बीते 3 दिनों से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आशिक मीर, लेकिन बड़ी बात यह कि अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ जनता के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वह वहाँ जरूरी मसलों पर चर्चा करने की बजाय मारपीट तक की चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं, जो बड़ी शर्मनाक हैं। अभी आपने कहा आखिरी दिन इस सत्र का, आज भी हंगामा पुरजोर तरीके से सामने आ रहा है, बार बार सदन की कार्यवाही को स्थगित भी किया जा रहा है इन्हीं सब हंगामों के चलते। फिर सवाल ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरोसा करके जिन लोगों को जिताया, वोट दिया, वो जरूरी मसलों पर बात नहीं करेंगे, सत्र आज खत्म हो जाएगा, तो फिर उन जरूरी इश्यूज पर चर्चा होगी कब? जनता के लिए काम होगा कब? क्या आम लोग भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं? देखिए, आम लोगों से जब हमारी बात होती है तो आम लोग साफ तौर पर ये कहते हैं कि उनके बेसिक फैसिलिटीज के मसले मसाइल है। कहीं पर बिजली, पानी, सड़क या हेल्थ फैसिलिटीज की जहां तक बात आती है, जिन पर लोगों ने वोट भी जो है दिया है, लेकिन उस चीज की बात तो इस सेशन में कहीं पर देखने को नहीं मिली। हालांकि पहला दिन जो है शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर गुजरा, लेकिन जब दूसरे दिन पीडीपी के एमएलए वहीद परा ने एक रेजोल्यूशन लाया जिसपे साफ तौर पर ये लिखा गया था कि 370 की बहाली होनी चाहिए और उसके बाद अगले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी
स्पेशल स्टेटस को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया और बाद में जब इंडियन रशीद के भाई बैनर लेकर खुद वेल में चले गए और उस पर साफ तौर पर लिखा गया था कि 370 का जो है रेस्टोरेशन होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आम लोगों की बात आती है तो आम लोगों का यही सवाल है कि जिस मुद्दे के ऊपर हमने वोट्स डाले हैं, जिन मुद्दों के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन कराए गए, 10 सालों के बाद यहाँ पर असेंबली फिर से बहाल हो गई, लेकिन वजह यही थी कि आम लोगों ने बेसिक फैसिलिटीज को लेकर वोट डाले हैं। वो बेसिक फैसिलिटीज का इश्यूज जो है, उन इश्यूज पर जो है असेंबली में बात नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ हंगामे ही हंगामा हमने इन 4 दिनों में देखा और आज भी जो है इसी तरह का हंगामा देखने को आशिक, मिलेगा। कल तो जो 370 को लेकर बैनर पोस्टर था वो दिखाया गया था इंजीनियर राशिद के भाई के जरिए, आज ये बखेड़ा कैसे खड़ा हुआ, ये हंगामे की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, आज सुबह जब दिन की शुरुआत हुई, जब स्पीकर ने अपना खिताब जो है शुरू किया, उसके बाद पीडीपी के विधायक की तरफ से एक बार फिर से 370 पर बात हुई और उसके बाद ही बीजेपी के तमाम तर जितने भी लीडर है विपक्ष के, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। सुनील शर्मा जो कि अपोजिशन पार्टी के लीडर है बीजेपी के, उनकी तरफ से साफ तौर पर ये ऐतराज जताया गया कि स्पीकर इस पर बहस ना करे, स्पीकर को चाहिए कि वो इस रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक्सेप्ट भी हुआ है, इसको वो रद्द करे। लगातार ये मांग अपोजिशन लीडर्स की तरफ से उठ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब अपोजिशन लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि जो स्पीकर है वो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हक में बात कर रहे हैं, उनकी वो सुनते नहीं है। जी ठीक है आशिक मीर, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए फिर से बड़ी खबर पर हम लौटेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जिसका रिजल्ट सामने आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और अब उनके चुने जाने के बाद जो दुनिया के अलग अलग देश हैं वहां हलचल हो गई है। और खबर ये कि मोहम्मद यूनुस जो अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनकी बेचैनी और उनकी नींद जरूर उड़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है। अब इन सभी के साथ शेख हसीना के खुश होने की खबर है, वो राहत महसूस कर रही हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए पोस्ट भी किया है और इन सभी बातों में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ये बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा है। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि जो हिंदू हैं, हिंदू प्रदर्शनकारी हैं, हिंदू समुदाय हैं, वहां पर जो रह रहकर हमले हो रहे थे सत्ता परिवर्तन के बाद भी और उससे पहले भी जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, वो घटनाएं किसी भी तरह से रुकी नहीं हैं, थमी नहीं हैं। मेरे साथ में मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद याहिया भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। याहिया साहब, चूंकि बीजेपी के लीडर हैं अवधेश उपाध्याय जी, वो ये कह रहे हैं कि जहां जहां मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वहां वहां हंगामा होता है, सच है क्या ये? पूनम जी, थैंक यू। बात यह है, पहले बात है, जब मैं बात करूंगा आप सबको ये क्लियर कर दीजिए कि मेरा बात में नत मत ठुकना, तो मैं निकल जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 मैं रिप्लाई करता हूँ एक एक करके। देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ है वो बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, इसमें इंडिया का कोई हक नहीं है कुछ बात करने का। कि जब इंडिया में हमारा कुछ घटना हुआ था, उस टाइम पे इंडिया का पूरा सेलिब्रिटी लेकर के जो बड़े बड़े लीडर सब लोग हम क्लियर कर दिया था जी हमारा इंडिया का इंटरनल मैटर है, इसमें कोई देश का दूसरा देश का दखलदारी देना, बात करने का कोई हक नहीं है। तो सेम है बांग्लादेश के बारे में भी सेम अप्लाई होता है, उसका इंटरनल मैटर है, उसके बारे में हमारा कुछ बोलने का हक भी नहीं है, हम बोलना भी नहीं चाहेंगे। ये क्लियर बात है। नंबर 2, अभी आप काम का बात कर रहे हैं, ये बताइए, जब जर्मनी में कार्टून बनता है तो हमारे क्या होता है? अभी मोहम्मद याहिया बोलिए, उसके बाद में आप एक एक करके रिएक्ट कीजिएगा। याहिया साहब अपनी बात पूरी कर लें। एचएस रावत जी, अवधेश जी, एचएस रावत जी, अवधेश जी, आप रिएक्ट कीजिएगा, वो अपनी बात तो कंप्लीट कर लें, वो अपनी बात तो कंप्लीट कर लें। आपको मौका मिलेगा, आप रिएक्ट कीजिएगा, आपको मौका मिलेगा, आप रिएक्ट कीजिएगा। पहले वो अपनी बात पूरी कर लें, वो अपनी बात पूरी कर लें। सभी को अपनी बात कहने का हक है, सभी को अपनी बात कहने का हक है। मोहम्मद याहिया अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद में आप रिएक्ट कीजिएगा। अवधेश जी, आप जो बोल रहे थे कोई नहीं टोक रहा था। अवधेश जी, जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं टोक रहा था। अगर आप लोग भी बोलेंगे अपनी टर्न पर और बीच में कोई इंटरप्ट करेगा तो आपको भी परेशानी होगी। मोहम्मद याहिया अपनी बात पूरी करेंगे, मोहम्मद याहिया अपनी बात पूरी करेंगे, फिर आप रिएक्शन दीजिएगा। क्या इनका इंटरनल मामला है क्या? वो ये फलस्तीन के नारे क्यों लगाते हैं यहाँ पर?
क्यों यहाँ पर वो मोमबत्ती ये आप जलाते उनके हैं जवाब रात में को? पूछिएगा, ये उनके लोग ये आप हैं? उनके जवाब में पूछिएगा। और आप याहिया जी अपनी हिंदुस्तान बात के में, मुसलमान हो, हिंदुस्तान अपने में अपने रहिए। जवाब में इस आप बात वहाँ को भी आप फलस्तीन के ऐड कर मैटर में लीजिएगा। हंगामा करते हो। बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद याहिया साहब हमारे साथ में है नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं और जाएंगे मुझे नहीं प्रोफेसर पता वो आपकी बात कर बातों रहे थे, जैसे इनके से हम कोई रिएक्शन नौकर से लगे हुए नाराज तुमने होकर गए हैं या फिर कोई टेक्निकल समस्या है, ये उनसे बातचीत के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, आप दोनों के रिएक्शन के बाद वो जरूर इस डिबेट से बाहर हो गए हैं, उनसे हमारा संपर्क अभी टूट गया है। मैं निपुण आलम बयान जी का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि विदेश मामलों के जानकार भी हैं और इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे भी कि इधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे साफ होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जीतना होता है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले की घटना है वो एक बार फिर से और बढ़ गई, सामने आ गई। कैसे देख रहे हैं ऐसे निपुण जी? हाँ देखिए, अगर हम बांग्लादेश को देखते हैं, निश्चित रूप से कि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद जो एक सेकुलर फैब्रिक बनाने का प्रयास किया गया था शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको बहुत बदला जा रहा है। अब आप देखिए, जमाते इस्लामी जैसे संगठन जो एक तरीके से आपके कट्टरपंथी तो हैं ही, लेकिन उनकी जो गतिविधियां हैं वो टेररिस्टों से, आतंकवादियों से कम नहीं है। उन्होंने कई हमले भारत सरकार के ऊपर भी किए, भारत के अंदर भी किए। हम चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पश्चिम बंगाल के अंदर बात करें, तो बहुत सारे जो आपके इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, उनको भी वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जमाते इस्लामी के बारे में अगर बात करें, आप देखिए कि बहुत सारे जो जमाते इस्लामी के जो लीडर थे, जो अंदर अरेस्ट थे, यानी गिरफ्तार किया गया था जिनको, उन सबको क्या कर दिया मोहम्मद यूनुस सरकार ने, उनको रिहा कर दिया। 2 महीने पहले की हम बात कर रहे हैं, या मतलब आते ही जैसे सरकार बदली और बदलती उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जमात इस्लामी के नेताओं को रिहा किया। तो एक जो फैब्रिक पूरा बदलने का प्रयास है, उसमें लगातार ये कार्य चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब ये हिंदुओं पर हमले तो आप देखिए जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लगातार चले रहे हैं। और पुलिस और आर्मी का रोल क्या है, आप देखिए कि पुलिस को जब हम देखते हैं सत्ता परिवर्तन होता है, तो पुलिस को भी वहां पर जो रेडिकल ग्रुप्स थे, जमात इस्लामी के जो लोग थे, उन्होंने पुलिस को भी टारगेट किया था। उनका कहना ये था कि जो ये पुलिस है, ये शेख हसीना की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है और ये सेकुलर फैब्रिक बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश पूरा क्या बने, आपका रेडिकल बने और पूरा का पूरा जैसा हम चाहते हैं वैसा चलाने का प्रयास करें। तो पुलिस का, सेना का जो एक्शन है, ये हम देख रहे हैं जो आपका एक्शन हुआ, इसमें घर में घुस कर महिलाओं को पीटा, सब कुछ किया, ये सब कहीं ना कहीं उसी जमात इस्लामी संगठन के प्रभाव में हो रहा है। पहली तो बात ये। दूसरी बात, हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चुनाव के दौरान कि मैं हिंदुओं की रक्षा करूंगा, मैं हिंदुओं को सिक्योरिटी दूंगा, चाहे बांग्लादेश की बात हो या हम लोग और भी कहीं बात करें, कनाडा की हम बात कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इशारा उस और भी था, खालिस्तानियों को लेकर उनका इशारा था। हालांकि मैं मानता हूं कि वो चुनाव के समय, कैंपेनिंग के दौरान हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अगर हम पूरा टेन्योर देखें जो पिछले 4 साल का रहा, वो काफी ज्यादा हम देखें तो भारत के नजदीक दिखाई दिए, और खास तौर से स्ट्रेटेजिकल इश्यूज को लेकर। और मुझे लगता है कि जो समय बांग्लादेश में हो रहा है, देखिए भारत ने हमेशा अमेरिका को ये बात समझाई है कि अगर बांग्लादेश के अंदर एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर गवर्नमेंट रहती है, ये भारत के लिए भी अच्छा है और अमेरिका के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर वहां पर कट्टरपंथ आता है, रेडिकलिज्म होता है, तो ये हम दोनों के लिए, भारत के लिए भी अच्छा नहीं और अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरी बात है कि भारत इतना सक्षम है कि अमेरिका चाहे या ना चाहे, भारत जो चाहेगा साउथ एशिया में भारत अपना प्रभाव पूरा बना सकता है, उसको स्थापित कर सकता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ। भी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि शेख हसीना को आपने शरण दिया। भाई, शरण शेख हसीना के बारे में अगर इस प्रकार का बयान कांग्रेस देती है तो मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए नहीं, आप सीधी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा देश इतना दमदार देश है कि हम जब वहां की पूर्व राष्ट्रपति को अपने यहाँ शरण दे सकते हैं, जबकि बांग्लादेश विरोध कर रहा है। तो बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो उसे रोकने के लिए भी हम अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। क्या वाकई इतना मजबूत तरीके से किसी भी देश की नीतियों में, किसी भी देश की सत्ता में, सरकार में इंटरफेयर कर सकते हैं या कहां तक कर सकते हैं, इसको लेकर बात आगे करेंगे। डॉक्टर एच.एस. रावत भी मेरे साथ में है, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, उनसे उनका रिएक्शन भी जानना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है और ये घटनाएं रुक नहीं रही, थम नहीं रही। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन उससे पहले इधर डोनाल्ड ट्रंप जीते और उधर
यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, एक एक करके कुछ पॉइंट्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगी, तो आप भी मानेंगे कि हाँ ऐसा नजर आता है, इस बात की गुंजाइश नजर आती है। ये एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने, क्योंकि यहाँ कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप का जीतना उधर मोहम्मद यूनुस की बेचैनी बढ़ा रहा है, रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन्हें अपने हटने का खतरा जता रहा है, सता रहा है। कई राष्ट्रपति चुनाव में यूनुस ने डेमोक्रेट्स के लिए प्रचार किया है, ये आप इतिहास उठाकर देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। यूनुस ने ओबामा के लिए 2 करोड़ रुपए का चंदा भी जमा किया था, ये भी जानकारी। यूनुस बिल और हिलेरी क्लिंटन के काफी करीबी भी रहे हैं और ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का विरोधी माना जाता रहा है। ट्रंप का आरोप था कि 2016 में यूनुस ने उन्हें हराने के लिए बाकायदा डोनेशन भी दिया था और 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो मोहम्मद यूनुस ने अपना रिएक्शन दिया था और ये कहा था ये काले दिन जैसा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे तो काला दिन बताया था मोहम्मद यूनुस ने। और अब ट्रंप का जीतना उधर मोहम्मद यूनुस की बेचैनी बढ़ा रहा है। ट्रंप को हसीना का सीधे सीधे संदेश कुछ है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यहां माना जा रहा है कि यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब क्यों ये उल्टी गिनती है, ये आपको मालूम हो गया कि यूनुस ट्रंप को पसंद नहीं करते, ट्रंप यूनुस को पसंद नहीं करते, और ट्रंप को यूनुस पसंद क्यों नहीं है ये भी आप जान लीजिएगा। 2016 में हिलेरी क्लिंटन यूनुस से जीती, यूनुस से मिली थी, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के प्रमुख थे यूनुस, और उस दौरान काफी बड़ा सपोर्ट किया था। क्लिंटन फाउंडेशन को $2.5 लाख दिए थे चुनाव के दौरान ही। 2016 में ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ी थी हिलेरी क्लिंटन, हालांकि वो हार गई थी। 2016 में ट्रंप बांग्लादेश डेलीगेशन से मिले थे, ये उस वक्त का पूरा घटनाक्रम जो आज फिर से दोहराया जा रहा है, याद किया जा रहा है। बांग्लादेश डेलीगेशन से मुलाकात के दौरान कई बातें सामने आई थी और ट्रंप ने कहा था कि वो ढाका माइक्रो फाइनेंस का काम करते हैं क्या। अब ऐसे में उन्होंने ये भी कहा था कि अलग अलग तरीके के कयास हैं, इसके लिए उन्होंने डोनेशन भी दिया है, यानी कि ट्रंप इस बात को समझ रहे थे कि जो उनके कॉम्पिटिटर हैं उनसे मोहम्मद यूनुस के रिश्ते भी हैं और सीधे सीधे उनका सपोर्ट भी है। और आज की डेट में ट्रंप का जीतना मोहम्मद यूनुस के लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा। क्लिंटन फाउंडेशन को $2.5 लाख दिए थे, मोहम्मद यूनुस सपोर्टर रहे हैं, और अब 2016 में ट्रंप के खिलाफ हिलेरी क्लिंटन जिस वक्त चुनाव लड़ रही थी उस वक्त भी हिलेरी क्लिंटन का एक बड़ा सपोर्ट मोहम्मद यूनुस ने किया था। ऐसे में मुलाकात के दौरान जब ट्रंप ने कई सवाल किए थे, जब वो बांग्लादेश डेलीगेशन से मिले थे, तब उनकी बातों में सीधा सीधा जो निशाना था वो मोहम्मद यूनुस की तरफ था। अब ट्रंप को हसीना का एक संदेश भी सामने आया है, यानी कि शेख हसीना, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से खुश भी नजर आ रही हैं और जीत को लेकर जो बधाई दी है उसमें बड़ा संदेश है। जीत की बधाई दी है और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की है, यानी कि शेख हसीना उन नेताओं में अब शुमार हो गई हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बेहद खुश हैं। वो कह रही हैं द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती की उम्मीद है, ऐसी उम्मीद वो जता रही हैं और साथ ही कह रही है पहले कार्यकाल में हुई बातचीत को याद में कर रही हूं कि उस वक्त में किस तरह के रिश्ते थे, किस तरह की बातचीत थी, और वो ये भी इच्छा जता रही हैं कि दोबारा मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता मेरी है। यानी कि शेख हसीना ये उम्मीद भी जता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट होगा, दोबारा से सत्ता में वापसी शेख हसीना की होगी और डोनाल्ड ट्रंप और शेख हसीना के रिश्तों में जो मधुरता का दावा है वो फिर से शेख हसीना चाहती हैं कि दोबारा से काम करने का मौका मिले। अब जान लीजिए कि हिंदू समर्थक क्यों ट्रंप को बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि दिवाली का मौका था और दिवाली पर ट्रंप ने एक संदेश भी दिया था जिसमें वो लिखते हैं कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों पर बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, उनके साथ में लूटपाट की जा रही है, बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है, मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। यहां उन्होंने मेंशन किया और कहा कि कमला और बाइडेन ने पूरी दुनिया में, अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है, हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे, हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। अब चूंकि साफ हो गया है कि अगले राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहां सीधे तौर पर उन्होंने जो पोस्ट किया दिवाली पर उसमें हिंदुओं की बात थी, उसमें कट्टरपंथियों की बात थी, उसमें हिंदुओं की आजादी की रक्षा की बात थी, और सीधे कह दिया ट्रंप ने कि अगर मेरा कार्यकाल होता तो ये स्थिति होती नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ में खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और अब खास मेहमानों में डॉक्टर एच.एस. रावत, मैं आपका रुख अब करना चाहूंगी। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जीते, हालांकि जीत से पहले ही देश के अलग अलग हिस्सों में हवन यज्ञ हो रहे थे, बहुत से ऐसे साधु संत थे जो सीधा सपोर्ट कर रहे थे, आम लोग भी सपोर्ट कर रहे थे और ये चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, लेकिन जीत भी गए हैं, उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं।
क्या बांग्लादेश में हालात सुधरेंगे इसके बाद में? क्या भारत के लिहाज से, भारत की भावनाओं के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप उस तरीके से उम्मीदों पर खरे उतरते हुए दिख रहे हैं आपको? देखिए, एक कहावत है कि अपने मरने से स्वर्ग दिखाई देता है। इसमें कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता। ये जो पश्चिम के लोग हैं, ये जो गोरे लोग हैं, ये अपना स्वार्थ सीधा करते हैं। भारत को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इजराइल की तरह मजबूत होना पड़ेगा। मेरा मानना यह है, ठीक है उनकी सपोर्ट हमें मिलेगी, एक आदमी की नैतिक सपोर्ट मिलती है और एक दोस्ती की सपोर्ट मिलती है, उसका इंटरनेशनल राजनीति में बड़ा इफेक्ट होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ खड़े होते हैं तो बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं निश्चित तौर पर वो बिलों में घुसना शुरू कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी भारत को मजबूती के साथ आना होगा, भारत की सभी पार्टियों को मिलकर के इसका एक जवाब देना पड़ेगा। एक बात क्लियर अभी जैसे कीजिए, आपने कहा कि इजराइल की तरह मजबूत होना होगा। इजराइल तो अलग अलग मोर्चों पर इस वक्त युद्ध लड़ रहा है, क्या आप ये यही चाहते हैं कि स्थिति- भारत ऐसा करे? यही स्थिति हमारी बन रही है। गजवाए हिंद के तहत इधर एक तरफ हमारे पाकिस्तान है, एक तरफ ये इस्लामिक कट्टर बनते जा रहे हैं, इधर चाइना है। हम तो घिरे पड़े हैं ना कहीं ना कहीं। आप देखिए तो हमें बहुत मजबूती के साथ आने वाले समय में ये सब हमारा घेराबंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें उसी स्थिति पे मजबूत होना पड़ेगा कि कल को तीनों मोर्चों पे युद्ध न करना पड़ जाए। ऐसी सिचुएशन के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चीन भी उधर पाकिस्तान में घुस रहा है, इधर भी वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इधर कट्टरपंथी मुंह उठाए बैठे हुए हैं, इधर वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो भारत की सभी पार्टियों को मैं कौशिक जी से भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ जरा सी भी कोई एक कांटा लगता है किसी मुसलमान को तो उनकी स्टेटमेंटें आती हैं, वहां पर जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के मामले में किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। मोहम्मद यूनिस की सरकार को किसी ने एक ऐसे जवाब ले लीजिए। आप सिर्फ कौशिक जी से कहेंगे कि अवधेश जी से भी कहेंगे? एच.एस. रावत जी नहीं, मेरा सिर्फ जवाब कौशिक ले जी से लीजिए कहेंगे इसमें। कि अवधेश जी से भी कहेंगे? सत्ता हमारी भी पार्टी की बीजेपी की है। मजबूरी नहीं, मजबूरी क्या है? अवधेश जी तो मोदी जी ने नहीं, बोल दिया, उनको धमका हमारी दिया पार्टी कि की भाई आप मजबूरी एक्शन सुन ले लीजिए। लीजिए, नहीं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। इससे है। ज्यादा और नहीं, क्या नहीं, हो अब मेरा सकता है? हाँ, कौशिक जी मेरा कुछ कह रहे हैं जवाब हमारे शायद। पास बचता क्या है? फिर तो हम मिसालों कौशिक पे जी हमला कुछ कर रिएक्ट सकते हैं। करना मैं चाह ये रहे हैं कह रहा शायद। हूँ। कौशिक जी? जी मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष की पार्टी होने के तौर पर हम देश की मोदी सरकार के साथ हैं बांग्लादेश के मुद्दे पर। हाँ। इसलिए जो कहेगी वो भारत सरकार कहेगी, ना कि कांग्रेस कहेगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम कोई बात कहें और उसका गलत इम्पैक्ट चला जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जब हम देखिए, सरकार के स्टैंड के साथ खड़े हैं, इतना अगर शरीफ सरकार वहाँ बन हिंदुओं के की रक्षा रिएक्ट के मत लिए कोई कीजिए भी कड़े विजय कदम जी। उठाती है, जब जी, मैं कांग्रेस जवाब को दूंगा। कभी भी बात कुछ है। बोलना होता है तो वो बोलती है। रचना ऐसा जी, नहीं मैं है कि जवाब बोलने से दूंगा। चीजें खराब हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं बिल्कुल तो भी हमने नहीं है। विरोध किया है। ऐसे इतना अगर इनोसेंट केवल मत बोलने- बनिए, सुनिए, इतने मासूम मत बनिए सुनिए। कि कांग्रेस कुछ बोलेगी तो चीजें खराब हो जाएंगी। जहां बोलना होता है ना, ना, बोलते ना, भी ना। हैं, कई बार तो हम बवाल भी खड़े हो सीमित- जाते हैं बोलने से। सुनिए ना, इस मुद्दे पर हमने सीमित रूप से बोला है क्योंकि हम सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है उसके साथ है। वहाँ हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, है। हमने बोला है। यानी आपने बिना निश्चित किसी से बोला इफ है। बट ये कह दिया कि बांग्लादेश के मुद्दे पर जो मोदी सरकार का स्टैंड होगा उसके साथ रहेगी कांग्रेस। चलिए, कम से कम किसी इशू पर तो सीधी सी कांग्रेस बात और है, बीजेपी साथ में है। क्योंकि हमारा कोई अवधेश जी अलग कुछ कह रहे हैं। स्टैंड वहाँ बांग्लादेश अवधेश जी में कुछ कह रहे हैं। नुकसान पहुंचा सकता है। अवधेश जी कुछ कह रहे हैं। विजय कौशिक जी शायद भूल गए हैं, इनको मैं याद दिला दूं। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद का एक वो चल रहा था अभी पीछे प्रकरण, पता है आपको? अरे उसमें भैया, कांग्रेस के हिमाचल की नेता ने मस्जिद जो से है हिंदुओं का बांग्लादेश पक्ष का लिया क्या था। संबंध अरे है? सुनो, हिंदुओं का अरे पक्ष भाई, लिया था इनके ये नेता फालतू ने। की बात उस मत नेता को कीजिए। समझाया गया कांग्रेस के नेताओं ये द्वारा कि फालतू भाई की बात तुम है, पक्ष में मत पड़ो, इसके अलावा और तुम्हें कुछ केवल नहीं एक है। ही धर्म का पक्ष लेना है, मुस्लिम धर्म का। सुनिए मेरी आप बात। मस्जिद के विरोध में मत जाइए। कमाल सबसे की वो बात कांग्रेस कर रहे के हैं नेता आप। थे, वो बेचारे चुप हो गए। नहीं, बांग्लादेश इनके का जो हिमाचल नेता से थे, क्या अच्छा संबंध अवधेश जी, है? लेकिन तो सहूलियत की वो राजनीति कहते तो हैं हर राज्य में होती है। मलेरिया की तरह है। अवधेश ये जी, जो मोदी जी सहूलियत की बात राजनीति करते तो हर हैं, राज्य में ये होती है। आपका विश्वास और जीतना कोई चाहते हैं, पॉलिटिकल ये पार्टी क्या है? कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बात से चूकती नहीं कि उनका फायदा कहीं हो मोदी जाए। जी मुसलमानों इसीलिए का अलग अलग विश्वास राज्यों जीतने में में अलग अलग जुटे हुए जगह हैं, खुद मोदी सहूलियत जी की के मुताबिक राजनीति वो हम क्या देखते है? हैं। व्यूअर के तौर पर हम देखते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सब एक ही जैसे सहूलियत के तौर पर बयान भी दिए जाते हैं, स्टैंड भी दिए जाते हैं। खैर वो अलग सी बात है। निपुण आलम बयान जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, अभी हाल ही में दिवाली हुई, दिवाली पर उनका ये पोस्ट सामने आना कि मेरा कार्यकाल होता तो ऐसा होता नहीं। अब तो चूंकि चुन लिए गए हैं तो क्या आप सीधे तौर पर माने कि कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन होगा, हिंदू जहां सुरक्षित नहीं है वहां सुरक्षा का भाव वह बढ़ जाएगा, और क्या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन एक बार फिर से होगा? क्योंकि अभी जब शेख हसीना हटाई गई, मोहम्मद यूनुस चुने गए, तब ये माना जा रहा था कि कुछ बाहरी शक्तियां हैं, फिर अमेरिका का नाम सामने आया, जो बाइडेन के सपोर्ट से ही मोहम्मद यूनुस को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली।
आप डोनाल्ड ट्रंप की करीबी शेख हसीना और जो उम्मीद भी जता रही हैं अपने पोस्ट में। हाँ, देखिए ये तो बात अमेरिका का जो नाम आया वो गलत नहीं आया। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमको दिखते भी हैं, जैसे मिजोरम के सीएम का अमेरिका जाना और वहां पर एक क्रिश्चियन स्टेट की बात करना, जिसमें म्यांमार की भी लैंड, बांग्लादेश की भी लैंड और उत्तर भारत में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक एरिया है उसकी भी लैंड लोग क्रिश्चियन स्टेट की बात चल रही थी। ये बात बहुत सत्य है कि अमेरिका का बाइडेन प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। शेख हसीना ने ओपनली कहा है, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के समय कहा, मैं चुनाव के समय कही गई बात को ज्यादा नहीं वेटेज देता हूं कि वो तो एक वोट बैंक को लुभाने के लिए हो जाता है। लेकिन जब मैं डोनाल्ड ट्रंप का 2017 से 2020 तक का कार्यकाल देखता हूं, तो अगर हम स्ट्रैटेजिक रूप से हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया भारत के नजरिए से बहुत मैच करता है। और मैं मानता हूं कि देखिए, जैसे अमेरिका को भारत ने हमेशा इस बात को समझाया कि बांग्लादेश में अगर सेकुलर गवर्नमेंट रहती है, बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक अगर एक फैब्रिक रहता है और एक नेचर रहता है देश का, तो ये भारत के लिए तो हितकारी है ही, अमेरिका के लिए भी हितकारी है। अगर पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी रेडिकलिज्म आता है, वहां पे अगर आपके कट्टरपंथी इस प्रकार से सर उठाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस रीजन के लिए तो प्रभावशाली होगा ही होगा। और भारत को बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, इस तरह के दो दो बॉर्डर पर, इधर पाकिस्तान इधर बांग्लादेश, उनसे जूझने में लगानी पड़ेगी। और हम जो एक चाहते हैं कि पूरे एशिया में एक बैलेंस बनाया जाए, शक्ति का संतुलन बनाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आएगी। और हम बहुत कामयाब रहे थे अमेरिका को इस बात को समझाने में। लेकिन बाइडेन प्रशासन लगातार जो थे वो हमेशा भारत को, चाहे वो माइनॉरिटीज का इश्यू हो, खालिस्तान का मुद्दा, जस्टिन ट्रूडो इतने बोलने वाले थोड़ी ना थे। ये तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया, बैक किया गया, तो उतना बोल रहे थे। और मैं जो बोल रहा था कि भारत के बारे में, देखिए कौशिक जी भी बोल रहे थे, निश्चित रूप से मुझे इस मामले में लगता है कि इस मामले में कांग्रेस साइलेंट रही और थोड़ा बहुत प्रतिक्रिया दी कि भाई बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि शेख हसीना जो गवर्नमेंट है, वो चाहे आपका मोदी गवर्नमेंट हो या मनमोहन गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की हम बात करें, भाई कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही, इंदिरा गांधी के द्वारा ही बांग्लादेश बनाया गया। और किसके सपोर्ट, भाई शेख हसीना की पिताजी थे आपकी मुजीबुर रहमान, उनको पूरा सपोर्ट करके बनाया गया। तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का ही। और लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अब तक सो क्यों रही थी। हम देखें मोदी प्रशासन से पहले आप देखिए कहाँ 23% आबादी बांग्लादेश में हिंदुओं की हुआ करती थी, आज वो घटकर 2% रह गई। तो इसका तो आपको लेना पड़ेगा कि भाई आप उस समय सो रहे थे, आपने इस प्रकार के कट्टरपंथ को वहां पे कहीं ना कहीं आप सुनते रहे, जो आज भारत सरकार को आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि रत्ती भर भी एक अलग सा सुलह होना नहीं चाहिए। ये विदेश नीति का मामला है। अब आप कह रहे हैं एक हाइपोथेटिकल सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी निपुण जी, अगर आप इस पर रिएक्ट करना चाहें। अभी अभी मेरे जहन में आया, हालांकि इस तरह की कोई चर्चा है नहीं, लेकिन अभी चूंकि विजय कौशिक जी ने कहा कि क्यों शरण दी शेख हसीना को यहाँ पर हिंदुस्तान सरकार ने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने नहीं कहा। ठीक है, चलिए, इस तरह की चर्चा है, आपने नहीं कहा, इस तरह की चर्चा है कि क्यों। नहीं, बोलिए। मैंने ये कहा था कि हमारा देश इतना ताकतवर है कि जब हम शेख हसीना को बांग्लादेश के विरोध के बावजूद, तो हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर क्यों रिएक्ट नहीं करते, या फिर क्यों कोई कदम नहीं उठाते? ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन जब शेख हसीना को यहाँ हिंदुस्तान में शरण दी गई तो बहुत से ऐसे सवाल उठे पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए ही कि क्यों भारत सरकार ने ऐसा किया। तो एक हाइपोथेटिकल सवाल मेरे जहन में आया निपुण जी, अगर आप इस पर रिएक्ट करना चाहें कि कुछ महीने पहले सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में होता है, शेख हसीना यहाँ आ जाती हैं हिंदुस्तान में, फिर उधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का आगाज हो ही रहा था, ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, ये चर्चा चल ही रही थी। क्या ये भारत सरकार की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है क्या, कि उधर आसार थे कि ट्रंप जीतेंगे, इधर आसार थे कि शेख हसीना को शरण दे देते हैं, तो आगे हिंदुस्तान के लिहाज से ये चीजें फायदेमंद रहेंगी, बांग्लादेश से भी रिश्ते अच्छे रहेंगे क्योंकि सत्ता परिवर्तन के चांसेस अब बन रहे, और उधर डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की दोस्ती है ही। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस समय जो हमें बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई, जिस समय ये सब वहां पे चल रहा था प्रकरण पूरा, जो छात्र प्रोटेस्ट, हालांकि वो छात्र प्रोटेस्ट नहीं था, वो अवामी लीग वहां पे जो है, दूसरा आपका जो जमात इस्लामी, उन्हीं के वो संगठन के लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। हमने 3-3 अपने एयरक्राफ्ट तैयार किए थे कि कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो हम शेख हसीना को वहां से निकाल के ले आएंगे। और देखिए, शेख हसीना वो हैं जो हमेशा प्रो इंडिया रही है। तो मैं मानता हूँ उसके बाद भी पूरा घटनाक्रम देखिए, मोहम्मद यूनुस को जैसे पीएम मोदी ने हिंदुओं को लेकर बकायदा ट्वीट किया, बकायदा जयशंकर जी के द्वारा भी आपका बोला गया। मैंने आज तक किसी भी सरकार को इतना ओपनली
किसी के मामले में, अगर इसको इंटरनल मामले से बोल रहे थे, अभी एक मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए थे, ये आपका आंतरिक मामला है ही नहीं भाई। सिंपल सी बात है, बांग्लादेश में कोई भी घटनाक्रम होता है उसका सीधा इम्पैक्ट भारत में पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि ये पूरा आपका ज्योग्राफिकली हम बात करें, कल्चरली हम बात करें, हिस्ट्री क्या है बांग्लादेश की, 70 साल पहले तो बनाए हैं सभी लोग, इनके कोई इतिहास ही नहीं है, इतिहास तो हमारे से जुड़ा हुआ है, हम पे क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा।